नमस्कार ऑडियंस, बात आपके और नमस्ते जी में आपका स्वागत है। और हमने कुछ ही दिन पहले एक चर्चा की थी जब दादा गौतम ना तो भाजपा में आए थे और ना ही उनको टिकट मिला था। हमने कहा था कि दादा गौतम पर भाजपा सफेदों से लगा सकती है दाव। वो हमारे तुक्का लगा लीजिए या हमारा विश्लेषण लगा लीजिए या हमारे जो बहुत ही मजबूत सूत्र थे वो बात पूरी हो गई है। अब सफेदों की तासीर भी बड़ी अजीबोगरीब है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मलिक साहब, दादा गौतम का सफेदों उतारना भाजपा का गेम है या शिकार है, क्या कुछ है ये? स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी कि राम कुमार गौतम बीजेपी में आएंगे, सफेदों से वो पार्टी के प्रत्याशी होंगे। और हमारी बात पर बीजेपी आला कमान ने पूरी तरह से मोहर लगा दी। अब सवाल उठता है कि दादा गौतम को सफेदों के चुनावी दंगल में उतार कर क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने सफेदों के मतदाताओं की उस तासीर को चुनौती दी है जिसमें बाहरी को वो कभी स्वीकार करते नहीं हैं। या तो आला कमान गच्चा खा गया है या भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक और आला कमान से बहुत बड़ी अति आत्मविश्वास में उठाया गया ये कदम कहा जा सकता है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को सफेदों से, अगर आपको ब्राह्मण समुदाय से किसी को टिकट नहीं तो सफेदों में कई लोग थे जो ब्राह्मण समुदाय से बीजेपी टिकट की दौड़ में थे, जिनमें आनंद शर्मा जो एचपीसी के मेंबर हैं, एक दो और भी ब्राह्मण नेता भी थे अगर ब्राह्मण पर ही दांव लगाना था। वरना पुराने संघी जो जिला प्रधान रहे राजू मोर, विजयपाल सिंह जो एचएसएससी के मेंबर रहे 2 बार। तो बात आती है कि राम कुमार गौतम का क्या होगा और क्या होगा सफेदों में भारतीय जनता पार्टी का, जो आज तक सफेदों की धरती पर कमल का फूल कभी खिला नहीं है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने उस समय की सबसे कद्दावर नेता सुषमा स्वराज की बहन वंदना शर्मा को सफेदों से दंगल में उतारा था और वो निर्दलीय जसबीर देसवाल से चुनाव हार गई थी। तो इस जो सफेदों का इतिहास है, मतदाताओं का जो मिजाज है, उससे कोई सबक मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने नहीं लिया है और अति आत्मविश्वास के चक्कर में वो भारतीय जनता पार्टी से एक गलती मैं मानता हूँ कि हुई है। अब उस पर चुनाव से पहले, नतीजों से पहले आप गलती कैसे कह सकते हैं? अगर दादा गौतम जीत गए तो देखिए, चुनाव है, मतदाता जिसके पक्ष में फैसला देंगे निश्चित रूप से वही होगा। तो जहाँ तक मैंने कहा कि गलती बचन सिंह आर्य भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर 2019 में चुनावी दंगल में थे। वो कांग्रेस के सुभाष गांगुली से चुनाव हार गए थे, लेकिन वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उनकी बगावत को उनकी चुनौतियां हैं। चुनौतियों में बचन सिंह आर्य ने तो कह दिया कि वो 7 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। उन्होंने आज ये भी कहते हैं कि बीजेपी जींद जिले की 5 सीट आ रही। ये बगावत है। चुनौती राजू मोर जिला प्रधान रहे हैं, अभी हाल ही में उनको बदला गया है, वो कितनी बड़ी चुनौती होंगे? राजू मोर संघ और बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। वो खुली बगावत नहीं करेंगे, लेकिन जिस सहयोग की अपेक्षा पार्टी को उनसे रहती वो नहीं कर पाएंगे। अभी जो नए गए थे टिकट के लिए, करमबीर सैनी भी गए थे, वो करमबीर सैनी एक एक करके लेते हैं। दिखावा और हकीकत, इसमें बहुत सारा फर्क रहेगा। और जिस तरह का माहौल बना है, मैंने गलती ये नहीं की कि मैंने कोई चुनावी नतीजा डिक्लेयर नहीं किया। गलती मैंने यहाँ तक कहा है कि कम से कम जो स्थानीय जो नेता थे, दावेदार थे, उनको भरोसे में लिया जाता, उनको एक समय दिया जाता। करमबीर सैनी का क्या स्टैंड रहेगा? बीजेपी के जितने भी सफेदों में टिकट के दावेदार हैं, किसी एक का नाम करमबीर सैनी मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये कोई जन्मजात या कर्मठ बीजेपी वाले नहीं है, जिनमें बचन सिंह आर्य है, करमबीर सैनी है, राजू मोर को हटा दीजिए, कलीराम पटवारी हैं, जसबीर देसवाल है, ये कुछ ऐसे नाम है जो जन्मजात का वो नहीं है। वो कोई नेलो से आया, कोई कांग्रेस से आया है, वापस वहाँ जाने में भी किसी को कोई लंबी चौड़ी दिक्कत कभी होती नहीं। राजनीति में कौन कब पाला बदले, कब घर बदले, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मैं वही कह रहा था कि गलती ये है कि उनको विश्वास में लिए बगैर पैरा शूटर जिस तरह से आते हैं, तो पैराशूट से राम कुमार गौतम को उतारा गया। और ये निश्चित है, सफेदों का इतिहास बताता है कि बाहर का वहाँ दाल गलती नहीं। दोबारा हम उस वीडियो को रिपीट नहीं करेंगे, वो नाम हम ऑलरेडी ले चुके थे। तो 2 बात होंगी, या तो सफेदों के मतदाताओं की तासीर की जीत होगी कि वो बाहरी को स्वीकार नहीं करते, और अगर चुनाव में, देखिए चुनावी संभावनाओं का खेल है, बराबर जब तक नतीजे घोषित नहीं हो जाते, अंतिम
उस तक जबकि मार्जिन अगर बहुत दूर ना चला गया हो, लंबा चौड़ा नैरो मार्जिन जब चलता है तो लास्ट काउंटिंग भी आपको देखनी पड़ती है, तब जाके होता है। लेकिन ये पक्का है, या तो सफ़ेदों के मतदाताओं की तासीर की जीत होगी, या फिर राम कुमार गौतम रिकॉर्ड बनाएंगे कि वो बाहर से पैराशूट से उतरकर सफ़ेदों से विधानसभा में पहुंचते हैं। तो ये एक नया रिकॉर्ड होगा जो सफ़ेदों में नहीं है। एक बीच में 1982 में कुंदन लाल जो जींद से थे, उनको सफ़ेदों से पार्टी प्रत्याशी बनाया गया था और वो जीत गए थे, लेकिन वो जींद जिले के थे। राम कुमार गौतम आते हैं हिसार जिले से। तो उनका जो वहाँ से आना, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो पच नहीं रहा क्योंकि उनकी टिकट कटी है, समझ में आती है। लेकिन जो ग्राउंड पर मतदाताओं से भी मैंने बात की है, जो संपर्क हैं सफ़ेदों विधानसभा क्षेत्र में, वो सभी के सभी फिलहाल जो चुनावी नतीजे बाद में, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से सफ़ेदों से कांग्रेस विधायक सुभाष गांगुली की राह आसान कर दी राम कुमार गौतम को उतार कर। किस तरह राह आसान हो सकती है? आपने कहा कि राह आसान इस तरह होती है कि एक तो बाहरी का ठप्पा लग गया, पहले से विरोध के वहाँ पे बैनर लग चुके थे, नारे लग चुके थे, बचन सिंह आर्य बगावत कर चुके। बचन सिंह आर्य का निर्दलीय चुनाव लड़ना राम कुमार गौतम की राह में सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी बाधा मैं मानता हूँ पैदा करेगा, निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि उनकी पकड़ उसी वोट बैंक पर है जिस वोट बैंक पर राम कुमार गौतम के चुनाव का दारोमदार रहेगा। चुनावी मुकाबले में टिके रहने का ही दारोमदार उस वोट बैंक पर है, जो बचन सिंह आर्य के काफ़ी मजबूती के साथ हर चुनाव में खड़ा रहा है। बचन सिंह आर्य 1991 से 2019 तक लगातार चुनाव लड़े हैं, कांग्रेस टिकट पर भी लड़े, निर्दलीय भी लड़े, बीजेपी की टिकट पर भी लड़े। चलिए ऑडियंस, देखते हैं बीजेपी का दादा गौतम पर लगाया गया दाव कारगर साबित होता है या फिर इतिहास अपने आप को ही दोहरा देता है। खाली हाथ लौट कर आएंगे दादा गौतम और बीजेपी सफ़ेदों से, ये पता चलेगा 8 अक्टूबर को। मलिक साहब, आपने सफ़ेदों के बारे में अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।